हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल अंसारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल द लास्ट स्टडी पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्स का सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक, और न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हमको मोमेंटम देखना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ उसी की आगे चल के उसको कंजर्व कराने की स्टेटमेंट होती है। ठीक, तो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो उसके पास कुछ मास होगा, हमेशा अगर कोई भी बॉडी है तो उसकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो जब किसी भी बॉडी m मास की अगर v वेलोसिटी से मूव करे, ये m मास का बॉडी है, ठीक, v वेलोसिटी से अगर ये मूव करने लगे तो इसके पास एक मोमेंटम आ जाएगा। ठीक, तो वो मोमेंटम जो होगा m इंटू वी के इक्वल होगा। ठीक, तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मोमेंटम it is the product of mass and वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो यही हमारा मोमेंटम होता है। फिर इसके बाद जब हम न्यूटन सेकेंड्स लॉ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम में, जैसे अगर हम इनिशियली बात करें m मास की कोई बॉडी है, ठीक, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा क्या हो जाएगा, हमारा m इंटू वी हो जाएगा। ये हमारा मोमेंटम हो गया, इसको p से डिनोट करते हैं, और v वे हमारा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर हमको ऐसे दिखाना होगा। ठीक, तो हम मोमेंटम किस से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उसे हम स्केलर कहते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो हमारा जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, m इंटू वी होता है। और हमारा न्यूटन सेकेंड्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड्स लॉ स्टेट दैट की चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम में हम कितना चेंज इन मोमेंटम कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स के इक्वल हो जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हमारा क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। अगर जो एक बॉडी है वो इनिशियली u वेलोसिटी से जा रही है, ठीक, कुछ दूर जाने पे m मास की बॉडी m मास की ही रहेगी, उसकी तो मास में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। ठीक, तो अब इसका जो बाद में वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, v हो गया, हो गया ना। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा इनिशियली जो मास था ये था, और हमारा अगर हम उसमें चेंज निकालते थे, वेलोसिटी क्या चेंज निकालते थे, तो हम कैसे निकालते थे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन आता था। तो वैसे ही फाइनल, ये हमारा p इनिशियल हो गया और ये हमारा p फाइनल हो गया, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ से निकालें, अगर हमको निकालना होगा चेंज इन मोमेंटम, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है। फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है, m इंटू बी, और हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू यू अपॉन टी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, ऐसे कर सकते हैं इसको, f इज इक्वल टू m इंटू
m को कॉमन ले सकते हैं तो v माइनस यू अपॉन टी हमारा बच जाएगा। और हमने ये देखा है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उससे हटा सकते हैं, उसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं इसको a को। तो f जो हमारा क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि जो हमारा मास होता है और एक्सेलरेशन, उसी के प्रोडक्ट को हम फोर्स बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो जिसके पास, जिस बॉडी के पास जितना ज़्यादा मास होता है, उस पर हम अगर उसको हम मूव कराना चाहें, उसके डायरेक्शन में हम अगर चेंजेस लाना चाहें, उसके हम मोशन में कुछ चेंजेस लाना चाहें, तो क्या होता है, जितना ज़्यादा मास होगा उसके पास, उतनी ज़्यादा हमको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। और उसके पास जितना एक्सेलरेशन होगा, जितना उसके पास एक्सेलरेशन होगा, उतना ज़्यादा हमको उसको फोर्स लगा कर रोकना है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, उसमें गेंद जैसे हमको अप्रोच कर दिया है, तो हम अगर ऐसे ही गेंद आए और इसके बाद डायरेक्ट हम उसकी वी वेलोसिटी से आ रही है, ठीक, एक ही बार हमको उसको जीरो कर दें, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ही कम टाइम में हम उसकी वेलोसिटी वी से तुरंत जीरो कर दिए। तो क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसके वजह से हमारे हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ठीक, तो वैसे ही अगर हम अब क्या कर सकते हैं, देख अब समझते हैं इसको फंडामेंटली। अगर हम इसको टाइम को इंक्रीज कर दें, यहाँ पे समझते हैं v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ठीक, ये हमारा टाइम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए है। तो जैसे ही हमारे पास बॉल आ रही है, हमको क्या करना है, टाइम को इंक्रीज करेंगे, ए डिक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा, हमारा फोर्स भी डिक्रीज होगा, ए डिक्रीज फोर्स डिक्रीज। ठीक, तो क्या होता है, बॉल तो एम ही मास का है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हम उसके एक्सेलरेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा बॉल हमारे पास अप्रोच करता है, तो देखे होंगे कि जैसे ही बॉल आता है, हमारे हाथ को छूता है, तुरंत उसके साथ नीचे हम आते हैं, यानी कि हम उसके वेलोसिटी का कम होने के लिए धीरे धीरे कम कर रहे हैं। धीरे धीरे कम होगा तो क्या होगा कि इसको वी वेलोसिटी से आ रही थी, वी वेलोसिटी से उसको जीरो होने में हम टाइम दे रहे हैं। ठीक, ये तो जीरो करना ही है, वी फाइनल जीरो ही करना है, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कुछ ना कुछ थी, मान लेते हैं कम से कम बहुत तेज़ आती है गेंद, तो उसको अगर तुरंत हम फ्रिक्शन ऑफ टाइम में अगर उसको हम जीरो कर दें, तो क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से फोर्स हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हमको चोट लग सकती है। इसके वजह से खिलाड़ी क्या करते हैं कि जैसे ही बॉल उनके हाथ में छूता है, उसको वो टाइम दे देते हैं कि उसको जीरो होने में टाइम उसको लगे, और टाइम जैसे ही बढ़ेगा हमारा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और एक्सेलरेशन घट जाएगा, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा एक्सेलरेशन, जैसे ही एक्सेलरेशन घटा हमारा फोर्स घट जाएगा, इसकी वजह से कम चोट लगती है वजह से। ठीक, तो ये है गया हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन और मास में रिलेशन। ठीक, इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड्स लॉ। अब आते हैं, अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें, अगर न्यूटन्स seconds law, it states that change in momentum per unit time is equal to फोर्स। ठीक, ये होता है हमारा न्यूटन सेकेंड्स लॉ। तो हम F को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P। ये डेल्टा क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चेंज के लिए दिखाते हैं। ठीक, ऐसे एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। ठीक, तो अगर हम इसको आगे और करें, F इज इक्वल टू
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। तो यहाँ से हमारा क्या आता है, F इज इक्वल टू पी फाइनल हमारा एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ से अगर हम मास कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एम भी माइनस यू अपॉन टी। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए के साथ, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक, यही होता है हमारा न्यूटन सेकेंड्स लॉ। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, कि जो हम अगर किसी भी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक, किसी भी बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंटम है। ठीक, अगर आपने उतारा नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके इसको लिख लें, ठीक, नोट कर लें। अगर किसी भी बॉडी के पास, क्या हम देख रहे थे, मोमेंटम कंजर्वेशन, किसी भी बॉडी के पास अगर कुछ ना कुछ मोमेंटम है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं, मुझे पहले मिटा लेते हैं। जब तक फील करके नहीं फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और सच में ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप फील करके इंजॉय करके पढ़ सकते हैं। एक इंथुजियाज़म होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ नहीं, मेरे को, मैं फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को मज़ा आएगा। तो वो जो इंथुजियाज़म होता है ना, वो आपको ज़िंदा रखता है पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं मज़ा आएगा। क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर आप समझ के एंजॉय करके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अगर बर्डन की तरह ले रहे हैं तो फिर नहीं मज़ा आएगा, फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन होता है कि अगर हमारा कोई भी m मास का बॉडी है, v वेलोसिटी u वेलोसिटी से जा रहा है ये, ठीक, और ये एक बॉडी है, ये मान लेते हैं m वेलोसिटी से ये भी जा रहा है, m मास है, और ये मान लेते हैं हम u1 और u2, ठीक। अब ये चल के आगे दोनों टकरा गए, ठीक, ये m इसको m1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, ठीक। और ये जो है दोनों टकरा गए, टकराने के बाद कोलिजन हो गया, मतलब टकराने के बाद फिर ये यहाँ पे आ गए 1 2, ठीक। फिर इनकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, v1 हो गई एक की, टकराने के बाद फिर जो स्थिति होगी वो क्या होगी, फिर दोनों अलग हो जाएंगे, मास m, दोनों के मास m, ये हमारा v1 और ये हमारा v2, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम किसी भी बॉडी को u वेलोसिटी से मूव करें और एक अनदर बॉडी है विच इज़ हैविंग m2 मास एंड v2 u2 वेलोसिटी, एंड आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर आगे फिर क्या होता है उसके बाद, हाँ, उनकी कोलिजन जो है, कोलिजन के बाद फिर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस जो मोमेंटम होगा हमारा, थ्रू आउट दिस प्रोसेस हमारा जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम हमारा क्या था इनिशियली, अगर हम इसका मोमेंटम लिखें तो हमारा क्या था मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या होगा, इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यही होता है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन।
इसके लिए कंडीशंस ये हैं कि इन दोनों पे, इन बॉडीज़ पे जिसकी भी हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, उनकी एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे, जैसे ही कभी भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, अब अनबैलेंस फोर्स हुआ तो क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। फोर्स हम बढ़ाएंगे जैसे ही उस बॉडी पे तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। तो हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं रह जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि उस जिस भी बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या नहीं। जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक, तो ये चीज़ें होती है मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर हम न्यूमेरिकल इस पे कर लें कि ये 5 केजी का बॉडी है एक, और ये एक 2 केजी का बॉडी है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड था। इसका भी नहीं, अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको और थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको 2 मीटर पर सेकेंड। क्या करें, हाँ, इसको 2 केजी कर देते हैं और इसको 5 केजी कर देते हैं। अब सही है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तभी ना इसको जाकर टक्कर मारेगा, यानी कि हमारा जो कंडीशन होना चाहिए वो u1 इज ग्रेटर देन u2, ये कंडीशन होगा तब ये जाके इसमें कोलाइड होगा। ठीक, ये हो गया। तो हमारा जो मास होगा वो थ्रू आउट दिस प्रोसेस क्या होगा, कंजर्व रहेगा। वो तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज हो नहीं सकता। तो इसकी भी, इस बॉडी की भी, इस बॉडी की 2 केजी है, और इस बॉडी की, ये हम अगर m1 मान लें और m2 मान लें तो क्या होगा, m1 हमारा 5 केजी हो जाएगा। m1 हमारा क्या था, नहीं 2 केजी है, 2 केजी, और ये हमारा 5 केजी। ठीक, और हमको क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी इन दोनों बॉडी की क्या होगी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं, वो तो फिर काइनेटिक एनर्जी से फिर निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा नहीं है। अगर हम किसी एक की वेलोसिटी निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, नहीं तो अगर हम दोनों की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हमको दोनों वेलोसिटी निकालने का बोल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, और हमारे पास इक्वेशन एक ही बन रही है मोमेंटम कंजर्वेशन की। फिर अगर अगली क्लासेस में हम देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे दोनों वेरिएबल दिया रहता है, हमको v1 और v2 दोनों पूछता है, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, हाफ mv स्क्वायर। और एक इक्वेशन हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन से बनेगा, और एक इक्वेशन जो बनता है हम काइनेटिक एनर्जी से बनाते हैं। तो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो वहाँ से हम वेरिएबल फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। ठीक, तो इसकी वजह से हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमको एक कोई वेलोसिटी दिया रहना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे क्या करें, 10 20, अगर हम यहाँ पे हाँ मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम हो गया वो क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड, और हमको पूछ जाएगा कि जो v2 वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बताएं कि जो आपका इनिशियल जो होगा वो p फाइनल के बराबर होगा, यानी कि p फाइनल, ये p फाइनल है, p इनिशियल के बराबर होगा। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो हम अगर ऐसे कर सकते हैं, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो हमारा जो मोमेंटम इनिशियल है वो क्या है, हमारा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक, तो हमारा m1 और फाइनल क्या हो जाएगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमारा m1 क्या है, 2 kg, 2 इंटू u1 क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 क्या है 5 इंटू 2, और हमारा m1 क्या है यहाँ पे 2 kg इंटू 6, प्लस हमको m2 क्या है 5 kg,
और हमको V2 निकालना है। ठीक, तो इस इक्वेशन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, V1। तो अगर हम यहाँ से निकालें, ये हमारा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और ये 10 20, तो 20 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 5 V2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 5 V2 इज इक्वल टू 8। तो V2 हमारा क्या हो गया, 8/5। तो ये हमारा V2 आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस से चल रही है और सरफेस जो है स्मूथ है, यानी कि उससे फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो ये हम मोमेंटम कंजर्व करा के कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ दे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ थी मोमेंटम कंजर्वेशन, आई होप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। अगर आप पहले कभी बोट वगैरह में बैठे होंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बोट, अरे न्यू बोट वाला नहीं, वो शिप होती है जो नाव चलती है, उसको नाव हिंदी बोला जाता है, वो वाला बोट। तो क्या होता है, जैसे हम बोट पे चढ़ते हैं, नहीं उतरते हैं, तो उतरते टाइम क्या होता है, जैसे हम उतरते, तो न्यूटन थर्ड लॉ जो बताता है वो क्या होता है, अच्छा एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो जैसे ही हम बोट से उतरते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारा पैर उतरता है, ठीक, जैसे हम उतरते हैं तो क्या होता है, हम आगे की तरफ जाते हैं और बोट जो होता है वो पीछे की तरफ जाता है। ये हो गया एक एग्जांपल। जैसे अभी दिवाली बीती है तो आप लोगों ने रॉकेट छोड़ा होगा, तो क्या होता है कि रॉकेट में जैसे हम उसकी स्ट्रिप्स को जलाते हैं तो क्या होता है, जलता है, जलते 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 फिर क्या होता है, उसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं उससे रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद जो जैसे ही अपथ्रस्ट लगाता है, अपथ्रस्ट जैसे ही वो नीचे की तरफ अपथ्रस्ट लगाता है, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है। तो ये जो सारे एप्लीकेशंस हैं, ये आपके एप्लीकेशंस हैं न्यूटन थर्ड लॉ के यहाँ पे। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थॉट्स लॉ क्या होता है, न्यूटन थॉट्स लॉ, इट स्टेट दैट every action has equal and opposite reaction। तो यही होता है, ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ। तो एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया था कि जैसे ही किसी भी बॉडी पे हम, जैसे कि अगर हम क्या अभी रियल एप्लीकेशन ले सकते हैं, कभी ना कभी तो चाटा खाया होगा, ठीक, तो क्या होता है, जैसे कोई झापड़ मारता है तो उसके हाथ से जितना आपको गाल पे चोट लगता है वैसा ही उतना ही उसको चोट क्या लगता है, हमारे हाथ पे भी लगता है। लेकिन जो हमारा हाथ होता है वो क्या होता है, आपके गाल के कंपैरिजन में इनसेंसिटिव होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे उतना उनको सेंसेस महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ हाथ भी उतना ही चोट लगता है, ठीक। तो यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ। अगर हम किसी बॉडी पे, जैसे अगर हम इस बोर्ड पे अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो ये जो बॉडी है ये भी हम पे 5 न्यूटन का फोर्स मेरे पे लगाएगा। तो यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक, यही होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ग्रेविटेशन के साथ, ठीक।
उसमें ये सारी चीज़ें जब तक आपने पढ़ नहीं रखा होगा तब तक वो सारी चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आएँ, तभी उन चैप्टर पे मज़ा आएगा। ठीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।